आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। हमें ढूंढने आने से पहले जान लेना कि हम बंजारों के मकबरे नहीं होते। ऐसा उस सफ़ेद रंग की एसयूवी के पीछे वाइंडशील्ड पर चमकदार रंगों से लिखा हुआ था, जो बीच बीच में स्ट्रीट लाइट की रोशनी में चमकते और फिर गायब हो जाते थे। उस एसयूवी को चला रहा था 25 साल का प्रतीक लांबा, जो अमीरपुर जा रहा था अपने दोस्त अजहर के फार्म हाउस पर पार्टी के लिए। उसने बेहद ही तड़क भड़क वाले कपड़े पहन रखे थे, जो बता रहा था कि वो अपने दोस्त की पार्टी में जाने के लिए कितना एक्साइटेड था। वो तो वहाँ पहुँचते ही पार्टी करने के इरादे में ही था। यूं तो वो फ्लाइट पकड़कर अमीरपुर जा सकता था कुछ घंटों में ही, लेकिन प्रतीक, जो बचपन से ही घुमक्कड़ किस्म का था, उसने अपनी कार से सफ़र करने का ही फैसला किया। मुंबई से अमीरपुर मध्य प्रदेश का सफ़र करीब 900 किलोमीटर का था और वो इस रूट से पहले कभी गुजरा भी नहीं था। ये नई और अनजानी राह उसे अपनी तरफ सम्मोहित करने लगी थी और अपनी इच्छाओं के अनुभूत होकर प्रतीक इस सफ़र के लिए निकल पड़ा। अपने परिवार वालों के लाख समझाने पर भी वो नहीं रुका। प्रतीक ऐसा घुमक्कड़ था जो सफ़र में इतना खो जाता कि बस फिरता ही रहता था, और उसके घर वालों को इसी बात का डर सताने लगता। एक बार दिवाली के अवसर पर वो मथुरा पेड़े लेने क्या निकला। वो सीधे मथुरा ही पहुंच गया था। जिस हलवाई के पास से वो पेड़े खरीदने गया था, उसने मथुरा में अपने मामा के पेड़ों की तारीफ क्या कर दी। बस फिर क्या था, नए सफ़र और उन लजीज पेड़ों की महक ने उसे मथुरा ही पहुंचा दिया। प्रतीक के घर वालों को हमेशा उसकी इसी बात की चिंता लगी रहती थी कि कहीं भटकते भटकते प्रतीक किसी खतरनाक जगह पर ना पहुंच जाए। आए दिन अखबारों और न्यूज़ चैनलों पर खबरें आती रहती हैं कि प्रतीक की भांति ही कोई नौजवान लड़का ठीक ऐसे ही वीरान सड़कों के अंधेरे में यूं गायब हो जाता है जैसे दूध में चीनी। पर समय की धारा और बेखौफ मतवालों के इरादों को आज तक कोई रोक थोड़ी सका है। बृहस्पति भी निकल पड़ा अपने दिल की सुनकर। फिर उसके हिसाब से यात्राओं का असली मज़ा तो जोखिमों का सामना करने से ही आता है। बिना उनके सफ़र का कुछ मज़ा ही नहीं। वो फिलहाल जिस रास्ते पर था वो पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ था, और उस सड़क पर उसके अलावा और कोई गाड़ी भी नहीं थी। अगर कोई गाड़ी होती तो कब की यू टर्न मारकर वहाँ से निकल लेती, लेकिन प्रतीक नहीं। उस पर तो बस अमीरपुर पहुँचने और इस सफ़र का मज़ा लेने की सनक थी। उसने कार की एसी ठीक से काम नहीं कर रहे थे और ऊपर से आज गर्मी भी बहुत थी, इसलिए उसने खिड़की नीचे कर ली। उसे लगा कि जंगल की शीतल और शुद्ध हवा उसे गर्मी से थोड़ी राहत देती। खिड़की खुलते ही तेज हवा उसके कार में घुस गई, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। इसी के साथ प्रतीक के कानों में जंगल से आती एक आवाज़ भी टकराई, जो उसे उतनी मधुर नहीं लग रही थी जैसा कि कवि अक्सर लिखा करते हैं। बजाय उसके वो उसे नेताओं के भड़काऊ भाषण लग रहे थे। उसका पूरा ध्यान गाड़ी चलाने पर ही था कि सहसा उसे कुछ अजीब सा सुनाई दिया। उसे ऐसा लगा कि जंगल की उन आवाज़ों में से किसी की कोई आवाज़ सुनी, जो अनजानी होते हुए भी जानी पहचानी लग रहे थे। उसने बड़े ध्यान से उन आवाज़ों को सुना तो उसे कुछ सुनाई तो दिया, मगर क्या, ये वो समझ नहीं पाया। प्रतीक ने फौरन कांच ऊपर कर ली और खुद से ही बड़बड़ाया, मैं भी ना कहाँ ये सब सुनने लगा हूँ,
लोगों की बातें दिमाग में इतनी बैठ गई हैं कि पता नहीं अब क्या क्या सुनने लगा हूँ। उसके बाद उसने कोई गाना लगाया और उसे सुनता हुआ आगे चल दिया। कुछ ही पल में उसके दिमाग से ये बात भी निकल गई। करीब आधे घंटे बाद उस पूरे समय उसे उस हाईवे पर एक भी गाड़ी नहीं दिखी थी। गाड़ी क्या, उसे कोई परिंदा तलक भी नहीं दिखा था, जो थोड़ा अजीब तो था, लेकिन प्रतीक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस किसी आदमी की तलाश थी, इसलिए ताकि वो उससे रास्ता पूछ सके। उसे अब तक आभास हो चुका था कि वो दोबारा से रास्ता भटक गया है और शायद किसी दूसरे ही रास्ते पर चला गया था। उसके गाड़ी का जीपीएस भी एसी की तरह ही अक्सर खराब हो जाया करता है और ऊपर से उसके मोबाइल पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा था जो वो सही रास्ता देख पाता। और इससे बड़ी मुसीबत तो ये थी कि भले ही प्रतीक इतना बड़ा घुमक्कड़ था, लेकिन उसे आसानी से दिशा भ्रम हो जाता था। उसके जैसे सफ़र के दीवानों के लिए ये कोई श्राप से कम नहीं था, मगर वो इसे एक तरह का वरदान ही समझता था, क्योंकि आखिर में तो उसका मकसद तो पूरा हो ही जाता था, अनजाने में ही सही, लेकिन उसे सफ़र करने का आनंद प्राप्त हो ही जाता था। वो गाड़ी चलाता ही रहा कि उसे सामने एक गाड़ी खड़ी दिखी। कई घंटों में पहली मर्तबा उस गाड़ी के बाहर एक लड़का और एक लड़की खड़े थे और शायद उनका किसी बात पर झगड़ा चल रहा था। प्रतीक उनके झगड़े में तो नहीं पड़ना चाहता था, पर फिर भी उसे रास्ता भी पूछना था, इसलिए उसने उनके पास ही गाड़ी रोक दी। वो दोनों अपने झगड़े में कुछ ज़्यादा ही खोए हुए थे, जिस वजह से उन्हें प्रतीक के आने का आभास नहीं हुआ। वो लड़का लाल चेक शर्ट और काली जीन्स में था। उसके हाथ में कोई पोस्टर था और वो काफ़ी उत्तेजित लग रहा था। वहीं उस लड़की ने एक वेस्टर्न ड्रेस पहन रखा था। वो लड़की थोड़ी अजीब लगी प्रतीक को, क्योंकि उसकी त्वचा फीके रंग की थी। उसका चेहरा बिल्कुल ही भावहीन और वो एकटक ज़मीन को ही घूरे जा रहे थे, जैसे उसे अपने बॉयफ्रेंड की कोई बात सुनाई ही नहीं दे रहे थे। उसका बॉयफ्रेंड चिल्लाते हुए बोला, कुछ तो कहो अरित्रा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और तुम भी ये बात जानती हो, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? किस बात की सज़ा दे रही हो मुझे? क्या मुझे यूं मरता देख तुम्हें अच्छा लग रहा है? अब तक प्रतीक वहाँ अपनी गाड़ी रोक उनकी बातें सुन रहा था। अचानक अरित्रा प्रतीक की मौजूदगी से वाकिफ हुई और वो प्रतीक की तरफ मुड़कर बहुत ही अजीब तरीके से देखती हुई धीमी आवाज़ में बोली, सुनिए जरा, आप कहाँ जा रहे हैं? प्रतीक ने थोड़ा अटकते हुए बोला, जी वो मुझे अमीरपुर जाना है। आप मुझे वहाँ का रास्ता बता सकते हैं कि बस मैं वही पूछना चाहता था। बीच में ही उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने थोड़े गुस्से में आकर कहा, अबे कौन है बे तू? क्यों हमारे बीच? चल ठीक है, तेरे को पीछे जाना होगा और वहाँ से इंटरसेक्शन से दाएं जाना होगा। ये तू गलत आ गया है, रास्ता पूछ लेना। चल अब निकल यहाँ से, निकल चल। पर इस बार भी अरित्रा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और प्रतीक से पूछा, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? मुझे एकांतपुर शमशान घाट जाना है, वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। यकाएक आए इस रिक्वेस्ट से प्रतीक का दिमाग तो बंद ही हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो बात चल रही थी और वो उनके बीच में पड़ना नहीं चाहता था। उसे तो बस रास्ता पूछना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। प्रतीक कोई जवाब दे पाता कि वो लड़का भड़कते हुए बोला, अबे निकलना यहाँ से, बता दिया ना तेरे को रास्ता, अब क्या तुझे उंगली पकड़ कर ले जाऊं क्या? अब प्रतीक से रहा नहीं गया। वो तो बस रास्ता पूछने आया था, मगर ना जाने क्यों वो लड़का उसे बदतमीजी से पेश आ रहा था।
गुस्से में प्रतीक ने अरित्रा से तुरंत कह दिया, जी ज़रूर ले चलूँगा, बैठिए आइए। प्रतीक के मात्र इतना कहने भर से ही अरित्रा दौड़ती हुई गई और उसकी गाड़ी में बैठ गई। प्रतीक ने भी फौरन यू टर्न लिया, चीते की रफ्तार के साथ वहां से भाग निकला। इससे पहले कि वो लड़का ज्यादा कुछ कर पाता, प्रतीक की गाड़ी उससे काफी दूर निकल चुकी थी। वो बस बेबसी और दर्द भरे आंखों के साथ प्रतीक की गाड़ी को जाते हुए देखता रह गया, मानो वो आज के बाद कभी अरित्रा को देख नहीं सकेगा। उसके हाथ से वो पोस्टर निकला और जमीन पर आ गिरा, जिस पर उस लड़के की गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी पड़ रही थी। उस पोस्टर पर किसी आत्मा विवाह मैरिज ब्यूरो का नाम लिखा था। कुछ समय बाद प्रतीक का पूरा ध्यान बस उस लड़के के पीछे छुड़ाने में था, क्योंकि उसे यकीन था कि वो शख्स अपनी गाड़ी लेकर उसका पीछा करते हुए आएगा ज़रूर। पर रियर व्यू मिरर पर 1000 मर्तबा नज़र घुमाने पर भी उसे अपने पीछे कोई भी आता हुआ नज़र नहीं आया, मानो जैसे उस लड़के और उसकी गाड़ी को वो इस भयानक जंगल निकल गई थी। जब उसे लगा कि अब उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब जाकर उसका ध्यान अरित्रा पर गया, जो पीछे की सीट पर बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, एकदम ही हॉरर फिल्मों की भूतनियों की तरह। इस पूरे समय ना तो उसने कुछ कहा था और ना ही कोई हलचल की। बस पहले की तरह ही वो सामने सड़क की तरफ घूरे जा रहे थे, जिसे फ्रंट व्यू मिरर पर देखने से तो एक बार ऐसा लगा प्रतीक को कि अरित्रा शायद उसे ही घूर रहे थे। अपनी सर्द और बेजान आंखों से इस विचार से ही उसके शरीर में झुरझुरी आ गई और सहसा उसे ठंडक का एहसास हुआ। काफ़ी समय से वो गर्मी से तप रहा था और अब अचानक से उसकी गाड़ी में ठंडी हवाएं बहनी शुरू हो गई थी। उसे याद आया कि हॉरर फिल्मों में अक्सर यही तो होता है, भूत या चुड़ैल के सामने आने पर ही कुल्फी जमा देने वाली ठंड शुरू हो जाती है। कहीं अरित्रा भूतनी तो नहीं, ये विचार उसके दिमाग में गूंजने लगा। लेकिन फिर उसके रैशनल दिमाग में उसे एक तार्किक कारण भी दे दिया कि शायद उसके कार की एसी चल पड़ी हो। इस बात पर ज़्यादा ना सोचते हुए प्रतीक ने बिना पीछे मुड़े ही अरित्रा से पूछा, क्योंकि उसे उसकी तरफ देखने में थोड़ा डर सा लग रहा था। जी, मुझे असल में अमीरपुर जाना था और ये एकांतपुर का मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये रास्ते में पड़ता तो है ना? आपको रास्ता पता है ना? इस सवाल को सुन अरित्रा पहले की तरह ही धीमी आवाज में बोली, इसके बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता। अगर मुझे रास्ता पता होता तो मैं यूं आपसे लिफ्ट थोड़ी मांगती। प्रतीक हंसते हुए बोला, हो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। मैंने तो गुस्से में आपको बिठा लिया, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपका बॉयफ्रेंड आपको घर छोड़ देता। क्या मैं गाड़ी घुमा लूँ वापस? हम 5 मिनट। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप चलाते रहिए, रास्ते में किसी से रास्ता पूछ लेंगे। प्रतीक आगे कुछ नहीं बोला और उसने मन में खुद से ही कहा, लगता है बहुत बड़ा वाला झगड़ा हुआ है दोनों के बीच, जो ये इतनी गुमसुम सी बैठी है और उसके पास भी नहीं जाना चाहती। अब प्रतीक को गाड़ी चलाते हुए काफ़ी समय हो गया था, तो उसे मजबूरन चुप्पी तोड़ते हुए अरित्रा से पूछना ही पड़ा, जी बहुत समय हो गया है और कोई नज़र भी नहीं आया अब तक। हो सकता है कि हम आगे निकल गए हों काफ़ी। आप ऐसा क्यों नहीं करती? अपने घर पर किसी से फ़ोन करके पूछ लीजिए, शायद वो रास्ता बता पाए। लेकिन अरित्रा किसी मूर्ति की तरह वहीं बैठी रही। कुछ देर तक वो कुछ नहीं बोली और सामने ही घूरती रही। फिर वो एकाएक बोल पड़ी, मेरे पास मोबाइल नहीं है, और शांत हो गई। प्रतीक ने उससे कुछ नहीं कहा और अपने मन में ही बोला, अबे यार, अब इस रास्ते पर लेकर कहाँ कहाँ फिरता रहूं। एक तो मेरे मोबाइल में सिग्नल नहीं है,
वरना उसी से बात करवा देता इसके माँ बाप से। लेकिन रुको, आज के ज़माने में इस लड़की के पास मोबाइल नहीं है, ये कैसे हो सकता है? आज के वक्त में तो हर किसी के पास मोबाइल होता है, और बिना मोबाइल के इसके माँ बाप इसे घर से निकलने देते हैं रात के समय? कहीं ये प्रतीक अभी ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसकी नज़र कार के रियर व्यू मिरर पर गई, जिसमें उसे अरित्रा का चेहरा नजर आया। दरअसल उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा खौफनाक नज़र आ रहा था। तभी प्रतीक की नज़र सामने गई तो उसने देखा कि सामने वही लड़का खड़ा है जो थोड़ी देर पहले मिला था। प्रतीक की कार काफ़ी रफ्तार में थी। उसने उस लड़के को बचाने के लिए तुरंत गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाई और कार अचानक से एक पेड़ से जा टकराई। फिर जब प्रतीक की आंख खुली तो अब तक सुबह हो चुकी थी। उसे बहुत ज़्यादा चोट आई थी और वो किसी तरह गाड़ी से बाहर निकला। फिर जैसे तैसे अपने घर पहुंचा। बाद में उसे पता चला कि दरअसल बहुत पहले उस रास्ते पर एक लड़के और एक लड़की ने ट्रक के सामने कूदकर अपनी जान दी थी। दरअसल उनके घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, तो उन्होंने साथ में अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फैसला किया। और फिर तब से उन्हीं की आत्मा इस रास्ते पर भटकती फिरती है और अक्सर लोगों को दिख जाया करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।